What exactly is PR? PR तो पहले भी होता था। हाँ, बट अभी कुछ ज्यादा हो गया। पैसे खिला के बुलवा रही हूँ। क्या कभी कभी खुद भी अपनी छवि थोड़ी देर के लिए से बिगाड़ देते हैं ताकि न्यूज़ में आ जाए? वो भी इसका ही पार्ट है। तो ये बात कि बॉम्बे में आना है, यहाँ पे मुशक्क़त करनी है, तो ये बहुत क्लियर था। और जब आप ये सोचते हो तो ये भी सोचते हो सक्सेसफुल होना है, तो वो भी बहुत क्लियर था। जैसे खुले वादियों से आप आई हैं, देहरादून जैसी जगह से, यहाँ पर शुरुआत में दिक्कत नहीं हुई रहने में? या अगेन फॉर मी, मतलब मैंने वो डिफ़िकल्टी लेवल के हिसाब से कभी देखा ही नहीं है। आज की डेट में भी इफ़ यू आस्क मी, आई डोंट लुक एट इट फ्रॉम डिफ़िकल्टी लेवल। ओके, तो आप कैसी ट्रेनर हैं? एक्चुअली ये सवाल मेरी टीम के लिए बहुत सही होगा। वो आपको स्पेशली एंटरटेनमेंट वर्ल्ड में जब कुछ ऐसा धमाल होता है, ऐसी कोई अफवाह उड़ जाती है, ये तो PR ने ज़बरदस्ती करवाया होगा, व्हाट इज़ दैट? वो थोड़ा मसाला बताइए। क्या होता है? पर अब जनरेशन जो सारी फ़ोन पे है, उनका सब कुछ डिजिटल मीडिया पे है। मतलब वो काम भी लैपटॉप पे कर रही हैं और उसके बाद एंटरटेनमेंट भी उनका स्क्रीन के सामने ही है। से बोलते हैं ना, लाइफ कभी सीधी नहीं चलती है, ऊपर नीचे सब चलता रहता है। तो जब आपके साथ सही लोग हों तो ऊपर नीचे का ज़्यादा एहसास नहीं होता है, निकल जाता है। नमस्कार दोस्तों, इन्हीं लम्हों से गुजर के इस एपिसोड में आपका फिर से स्वागत है। आज जिस शख्सियत से मैं रूबरू हो रही हूँ या आपको करवा रही हूँ, उन्हें मैं थोड़े सालों से जानती हूँ। उनका नाम है नेहा, और इनको आज मैंने पॉडकास्ट पे इसलिए बुलाया है इनकी कहानी जानने के लिए, क्योंकि मैं चाहती थी कि यंग गर्ल्स या जो एंटरप्रेन्योर बनना चाहती हैं उनसे ये बात करें। और बहुत सारी चीज़ों पे, बहुत सारे सब्जेक्ट्स पे हम और बात करेंगे, मगर मैं इनसे इसलिए मिली थी जब मेरी प्रतिभांश कंपनी शुरू हुई थी। और यही सारी चीज़ों में मैं चाहती थी कि मेरी कभी छोटी फिल्में बने, शॉर्ट फिल्म्स बने। और तब इंस्टा या सोशल मीडिया वगैरह तब उसी समय स्टार्ट हो रहा था, और मुझे था कि मैं कैसे अपनी पहचान, क्योंकि मैं मार्केटिंग वगैरह मुझे कुछ नहीं आता था। और उस समय हमें किसी ने इनका नंबर दिया और इनसे बात हुई। बड़ी स्वीट सी शख्सियत हैं, इनसे डायरेक्टली आपको रूबरू कराती हूँ और इनसे मिलवाती हूँ। इनका नाम है नेहा बिष्ट। इनकी एक PR कंपनी है ब्लू बज़ के नाम से, पर इनकी जर्नी को मैं भी आपके थ्रू ही जानूँगी और ज़्यादा। थैंक यू नेहा, यहाँ आने के लिए। बड़ी मुश्किल से आप राज़ी हुई हैं कैमरे के सामने आने के लिए। तो आप क्यों इतना सोचती हैं कि नहीं, मुझे कैमरे के सामने नहीं आना? इतना ब्यूटीफुल चेहरा है, कोई क्यों ना देखे आपको? थैंक यू सो मच फॉर ऑलवेज बीइंग सो नाइस। तो कभी ऐसा कोई इंटरेस्टिंग मौका नहीं मिला जहाँ कैमरा के सामने आके आई को टॉक। सो बट ऐसा नहीं हुआ कि आपको बहुत लोगों ने बोला होगा सो ब्यूटीफुल, हमारी ऐड कर दो, ऐसा कर लो, या फिल्म में काम कर लो? ऐसा कभी मौका नहीं मिला, या आपने वहाँ तक पहुँचने नहीं दिया किसी को? नहीं, दैट्स अ सेपरेट स्टोरी, उसका हम अगली बारी बात करेंगे फॉर योर अनदर प्लेलिस्ट। अच्छा, ओके। सो अब मुझे तो नेहा, पहली बात, एंटरप्रेन्योर बनना अपने आप में एक बहुत जद्दोजहद का काम होता है, या आपके लिए पीस ऑफ केक था? ये सब हम आपसे जानेंगे। और जिससे पहले कि हम दो पहाड़ी औरतें हैं आप तो बच्ची सी हैं, छोटी सी, तो ये बताइए कि आपका जन्म कहाँ हुआ, कैसे पली बढ़ी, कहाँ, और मुंबई तक कैसे पहुँची? तो मेरा जन्म देहरादून में हुआ, मेरी स्कूलिंग भी देहरादून में ही हुई। और उसके बाद कॉलेज के लिए मैं बॉम्बे आई। अच्छा। और कॉलेज के बाद ही बॉम्बे में ही मैंने काम करना शुरू किया और रियलाइज़ किया कि PR जो इंडस्ट्री है उसमें मुझे कुछ सीखना है और अपना करना है। आपका कौन सा कॉलेज था यहाँ पे? सोफाया कॉलेज। अच्छा, सोफाया कॉलेज से आपने किया है। तो आपने बताया, जैसे अभी थोड़ी देर पहले बात हो रही थी, कि आप 3 फ्रेंड्स आई थी यहाँ पर। जी। तो तीनों ही इसी लाइन में हैं अभी, या अलग हैं? वो सब अलग अलग लाइन में हैं। अच्छा। तो हम लोग एक्चुअली स्कूल में 5 बेस्ट फ्रेंड्स थे। अच्छा। और हम लोग सब कुछ साथ ही करते थे लिटरली। ओके। सो उसमें 3 हम जो थे, हमने डिसाइड किया कि हम बॉम्बे जाएंगे। और फिर हमने दिल्ली, जो देहरादून के पास इजी ऑप्शन है, हमने कोई फॉर्म्स ही नहीं भरे। तो कोई ऑप्शन नहीं था पेरेंट्स को, पर हमें बॉम्बे भेजने के लिए। अच्छा, जानबूझ के नहीं भरे आपने? जानबूझ के नहीं भरे थे। फिर हम तीनों बॉम्बे आए, और यहाँ पे जब हम आए तो रियलाइज़ हुआ इतना आसान नहीं है। एडमिशन मिलना भी इतना आसान नहीं है। कटआउट्स भी काफ़ी हाई थे। तो
फिर धीरे धीरे करके किसी को जेवियर्स में मिला, मुझे सफ़ाया में मिला, तीसरे को भी लटक के किसी तरह जेवियर्स में मिला। अच्छा। और बाकी 2 जो रह गए थे वो भी फिर बॉम्बे आए। अच्छा। तो चौथा जो लॉयर है आज की डेट में, अच्छा। तो उन्होंने लॉ की बॉम्बे से, और 5th फिर पुणे गए। अच्छा। और उन्होंने पुणे में अपनी BMM की पढ़ाई की। बट आप लोग सब कनेक्टेड हैं अभी भी? ऑल ऑफ अस आर कनेक्टेड। नाइस। ये बहुत खुशकिस्मती की बात होती है कि जो बचपन के फ्रेंड्स होते हैं वो लास्ट तक साथ में रहें और ये जर्नी, एक दूसरे की जर्नी और एक दूसरे की तरक्की देखते रहें। तो मुझे आपसे ये पूछना है कि वाई PR? जब मैं बैठ के एक लिस्ट बना रही थी कि मुझे काम किस तरह का काम करना है, और जो जैसे लिस्ट आपको बोली जाती है कि अगले 5 साल के लिए, अगले 10 साल के लिए आप कहाँ खुद को देखते हैं। करेक्ट, देखते हैं, तो उस हिसाब से बनाइए। तो जब मैं कॉलेज में थी मुझे वैसे भी इंक्लिनेशन एडवर्टाइजिंग की तरफ बहुत था। अच्छा। और हमारे जो असाइनमेंट्स भी होते थे, मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं बहुत आसानी से कर पाती थी। तो उधर से पहले ये था या तो एड एजेंसी में काम करेंगे, फिर मैंने थोड़ा इंटर्नशिप किया, ठीक ठाक था, नथिंग अगेंस्ट एनीबडी। बट फिर जब मैंने वो लिस्ट पे काम करना शुरू किया, मुझे लगा कि PR जो है वो दैट्स समथिंग आई वांट टू ट्राई। एंड देन आई स्टार्टेड विद अ PR फर्म, बिल्कुल एंट्री लेवल पे, और फिर धीरे धीरे जितना सीखा उतना ही, बोलते हैं ना, you start loving your job। तो और अगर पैशन हो तो I think when you love, वो पैशन, डेडिकेशन, वो आ जाता है अपने आप ही, फिर आप लग जाते हो काम में। तो मुझे एक बात बताओ, एक आम लड़की के लिए जिसने कभी PR समझ में आता है, पब्लिक रिलेशन या जो भी, आप कैसे डिस्क्राइब कर सकती हैं उन लड़कियों के लिए या लड़कों के लिए, व्हाट एग्जैक्टली इज PR? पब्लिक रिलेशंस इज बेसिकली आपका एक ब्रांड बिल्डिंग का माध्यम है, जिसमें कि आप ब्रांड्स की कहानियाँ जो हैं वो लोगों तक पहुँचाते हैं। किस तरह पहुँचाते हैं, कब पहुँचाते हैं, ये बहुत ज़रूरी होता है। और अगर आप देखें तो बड़े से बड़े, छोटे से छोटे ब्रांड्स को ऐसी कहानियाँ चाहिए कि जो लोग याद रख सकें। तो बिल्कुल ही सिंपल हाँ, ये बता सकते हैं। तो जब आपने ये सोचा कि PR कंपनी शुरू करनी है, वो यू अलोन, ऑल अलोन, और आपने कोई पहले से ही 2-3 लोग अपने साथ जोड़े? तो शुरुआत तो आप हमेशा अकेले ही करते हो, पहला कदम हाँ खुद उठाना पड़ता है। और शुरुआत में मेरे ख्याल से मैं जब आज की डेट में सब फाउंडर्स की स्टोरी पढ़ती हूँ तो सबका ये वाला पार्ट बहुत सिमिलर रहता है। हाँ। कि जब आप सोचते हो कि मुझे बिजनेस करना है या अपना कंपनी करना है, तो परिवार वाले सबसे पहले बोलते नहीं। हाँ। और स्पेशली गर्ल्स को, करेक्ट, गर्ल्स बॉयज अक्रॉस, बिकॉज वो एक मान्यता है कि आप नौकरी में हो तो स्टेबल है, पैसा आ रहा है, फर्स्ट वीक ऑफ मंथ में आपका पैसा आएगा। करेक्ट, आप प्लानिंग कर सकते हो, शादी कर सकते हो, सब होता है। तो फॉर मी ऑल्सो जब मैंने डिसाइड किया तो फर्स्ट चैलेंज यही था, बिकॉज सबको ये था कि बस अब तो शादी का टाइम है, तो अब ये फिर क्या है, लड़के वालों को क्या बोलेंगे, बेसिक जो इंडियन पेरेंट्स के फियर्स होते हैं, दैट टू इन देहरादून और या छोटे उसमें। करेक्ट। तो इसमें मेरी मॉम जो हैं वो बहुत फॉरवर्ड थिंकिंग है, तो उनका ये पार्ट था दैट शी कट all of these external voices and she said do what you want। तो वहाँ से शुरुआत हुई और मैं अकेली थी, बट उसके बाद आई थिंक जैसे बोला जाता है कि आप रास्ता तय करो तो लोग जुड़ते जाते हैं। तो आई वॉज वेरी फॉर्चुनेट टू हैव पीपल विद द राइट माइंड सेट, इंटेंट, जॉइन इन। और हाँ, उसके बाद तो बट जैसे अब मुंबई का शहर है, यहाँ के एरियाज़ बहुत डिफरेंट होते हैं, लिविंग स्टाइल हर एरिया का अलग होता है। आपने क्या अपने लिए पहले से सोच रखा था, या यू हैड दैट काइंड ऑफ मनी कि आप यहाँ पे सस्टेन कर सको? आपने कितना वक्त पहले शुरू में दिया था कि इतना वक्त मैं खुद को देती हूँ मुंबई में रहने के लिए, या यू वर वेरी कॉन्फिडेंट कि हो ही जाएगा? सो प्रतिभा, आई नेवर हैड अ प्लान बी। फॉर मी this is what I wanted to do।
ओके। और वो मतलब एक आप जिद बोल दो या इंग्लिश में जैसे बोलते हैं ना चिप ऑन योर शोल्डर, मुझे काफ़ी फ्रेंड्स बोलते हैं ऐसा, तो वो शुरू से ही था करना तो है और यही करना है। बिल्कुल। तो वो ऑप्शन भी था ही नहीं, कि वो ख्याल भी कभी नहीं आया कि अगर नहीं हुआ, फेल हो गए तो क्या होगा, तो क्या होगा। दैट वाज योर पॉजिटिव थिंकिंग, एंड ये कह सकते हैं ना कि आप हमेशा पॉजिटिव सोचती थी या जिद्दी थी? जिद्दी भी नहीं बोलूँगी एग्जैक्टली, बट ऐसा था कि जैसे बचपन से जब मैं बड़ी हो रही थी तो मुझे ये था बॉम्बे जाना है। अच्छा। तो वो बहुत क्लियर था। हाँ। क्या करना है वो क्लियर नहीं था। हाँ। तो फर्स्ट ऑप्शन था लॉयर बनना है। अच्छा। और BMM जो मैंने किया वो तो बहुत नया नया आया था जब हमने पढ़ाई की थी। तो वो धीरे धीरे करके एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की तरफ जो झुकाव था वो बाद में पता चला। तो ये बात कि बॉम्बे आना है, यहाँ पे मुशक्क़त करनी है, तो ये बहुत क्लियर था। और जब आप ये सोचते हो तो ये भी सोचते हो सक्सेसफुल होना है, तो वो भी बहुत क्लियर था। तो आप को यहाँ पर जैसे खुले वादियों से आप आई हैं, देहरादून जैसी जगह से, यहाँ पर शुरुआत में दिक्कत नहीं हुई रहने में, या कुछ एडजस्टमेंट्स करनी पड़ेंगी? छोटे से क्लमजी जगह पे रहीं या शुरू से अच्छी फ्लैट्स में रहीं आप? क्या कैसा हुआ? क्योंकि बहुत लोग यहाँ आते हैं ना, यंग गर्ल्स आती हैं और सडनली यहाँ का जो माहौल देखती हैं, छोटे शहरों में फिर भी थोड़े बड़े घर होते हैं या कुछ होता है, या फिर बहुत ही ज़्यादा गांव वगैरह से जो आई हुई लड़कियाँ होती हैं उनको एडजस्ट करना आता है, बट आपका लाइफस्टाइल फिर भी वहाँ पे बेटर था। कैसे आपने यहाँ पे एडजस्ट किया मुंबई में? शुरुआत तो कॉलेज हॉस्टल था और हम लोग सब साथ में थे। हाँ, वो भी बहुत एक इंटरेस्टिंग किस्सा है। हाँ। जब फर्स्ट डे था हमारा कॉलेज में क्लास में, हाँ। तो अब मैं अपने स्कूल के फ्रेंड से तो बिछड़ गई थी, सब अलग अलग कॉलेज में जा रहे थे। तो फर्स्ट डे में हमने टीचर ने एक्सरसाइज करवाई जहाँ आप अपना नाम बोलेंगे और आप कहाँ से हैं वो बोलेंगे। तो ऐसे शुरू हुआ और धीरे धीरे करके हम लोग 5 लोग थे जो देहरादून बोले, और हम सब एक दूसरे को देख रहे कि तुम्हें तो मैंने नहीं देखा है देहरादून में। हाँ, क्योंकि छोटी जगह है। हाँ। तो फिर वो मेरे नए दोस्त बन गए। अच्छा। तो और उनके साथ, और हॉस्टल में हम लोग का हॉस्टल बहुत अच्छा था एक्चुअली। कभी ये एहसास नहीं हुआ कि घर से बाहर होने का तो होता है, बट कि हमें एडजस्ट करना पड़ रहा है या कुछ करना पड़ रहा है। बट जब आप उससे बाहर निकली तब? उसके बाद भी हाउ वुड आई से, कभी ये ध्यान ऐसे नहीं गया। मतलब ये था कि ये तो पार्ट ऑफ द जर्नी है। तो उस हिसाब से, और लकीली मेरे साथ हमेशा दोस्त मेरे बहुत अच्छे रहे। तो हम जहाँ भी रहे हमने, मतलब उन्होंने उसको घर बनाया। क्योंकि मैं काम में बहुत ज़्यादा मेरा ध्यान रहता था। तो जब ऐसा है तो आपका टाइमिंग भी, और आप शुरू में हो तो आप कभी देर से फिनिश कर रहे हो, कभी जल्दी जाना है। तो जो मेरे साथ मेरी हाउसमेट्स रही हैं उन्होंने सब ने बहुत अच्छे से घर बनाया। तो वो वाली समस्या या चैलेंज कभी मेरे दिमाग में नहीं आया। जब आपने इस कंपनी स्टार्ट करने की सोची तो उस पर्टिकुलर टाइम पे आपने पहले किसी एजेंसी को ज्वाइन किया एज मतलब लाइक असिस्टेंट या समथिंग, या डायरेक्टली सोचा कि नहीं खुद की ही कंपनी स्टार्ट करनी है? नहीं, मैंने बहुत साल काम किया पहले। अच्छा, नौकरी करी आपने? हाँ, बहुत साल नौकरी की इसी फील्ड में? इसी फील्ड में कि मैं समझ पाऊँ। और शुरू में ऐसा नहीं था कि मुझे अपना खुद का कुछ करना है। शुरू में तो ये था कि मुझे PR में आगे समझना है और आगे बढ़ना है, और आपके गोल्स भी वैसे ही रहते हैं कि मुझे ये पोजीशन में पहुंचना है। तो उस हिसाब से ही मुशक्क़त हुई है सारी। वो मतलब आगे चल के धीरे धीरे ऐसे समझ आया कि मुझे शायद अपना खुद करना है। ये थोड़ा थोड़ा लगने लगा, और फिर टुवर्ड्स द एंड ऐसा था कि हाँ अब शायद मैं रेडी हूँ करने के लिए। तो जैसे अभी आपने बोला कि गोल्स होते हैं या यहाँ तक पहुँचना होता है, इसमें क्या बेसिक पोस्ट होती है और कहाँ तक पहुँच सकते हैं आप, अगर एक कंपनी की बात करें तो, कोई नौकरी ही करना चाहे तो इस फील्ड में?
सो पीआर में आप अगर शुरू भी करते हैं तो या तो आप इंटर्न की तरह ज्वाइन करेंगे और फिर अगर आपका काम बहुत अच्छा है और कंपनी हायर कर रही है तो आप पीआर एग्जीक्यूटिव से शुरू करते हैं और आप आगे बढ़ते हैं। और इसमें इफ़ यू सी एट द हायर लेवल तो वीमेन आर टुडे company directors, vice presidents, even heading companies as CEOs, तो आपका CEOs हैं तो आपका वो पूरा ट्रैजेक्ट्री आपकी ग्रोथ पे डिपेंड करता है। ओके तो एज आई नो जैसे आप बताती हैं कि आर्टिस्ट्स हैं, आप हर ब्रांड को लेती हैं या आपने पर्टिकुलर कुछ सोच के रखा है कि इस फील्ड के ही लोगों का हम पीआर करेंगे? जैसे मुझे ये तो पता है कि फिल्मों से रिलेटेड आर्टिस्ट एक्टर्स से रिलेटेड आप करती हैं, एज वेल एज शायद होटल इंडस्ट्री से भी रिलेटेड करती हैं। अभी इस समय आपके प्लेटर में क्या क्या है? श्योर। सो हम लोग एजुकेशन में काफ़ी काम करते हैं। एजुकेशन में भी? या अच्छा। CSR में करते हैं, टेक में एड्यूटेक स्पेस जो है उसमें काफ़ी काम करते हैं। ओके। हेल्थ केयर में करते हैं। फिर आपका जैसे एंटरटेनमेंट हो गया, एड्यूटेनमेंट हो गया, सो उसमें भी हम लोग काम करते हैं। मोस्टली जब पीआर्स की बात होती है तो हमें लगता है कि ये सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री से ही जुड़े लोग होते हैं जो या तो डायरेक्टर्स का के प्रोफाइल पे काम कर रहे हैं या एक्टर्स के प्रोफाइल पे काम कर रहे हैं, पर इतनी चीज़ें मुझे भी नहीं पता थी कि अब मेरे ख्याल से अब हर कंपनी को इस ब्रांड बिल्डिंग की ज़रूरत पड़ती है और वो काम सारा पीआर एजेंसीज करती हैं। हाँ, सो मैं अपनी जर्नी के उससे एक एग्जाम्पल देती हूँ। हम लोग जब शुरू किए थे तो सिर्फ एक पीआर कंपनी थी और उसके बाद लगभग 4-5 साल के बाद जब ये डिजिटल पूरा मूवमेंट शुरू हुआ तो वी रियलाइज्ड कि हमें पिवट करना पड़ेगा, हमें और सर्विसेज ऐड करनी पड़ेगी। तो फिर हमने डिजिटल मार्केटिंग हो गया, ब्रांडिंग हो गया, मीडिया प्लानिंग हो गया, ये सारी सर्विसेज ऐड की कि जिससे कि जब आप एक ब्रांड बिल्डिंग की प्रोसेस में आप काम करते हैं तो हर तरह से आप ब्रांड ग्रो कर पाते हैं। तो वो हमारा इंटेंट था। तो उसके हिसाब से फिर आप अगर आज देखें तो बहुत सारी ऐसी कंपनीज़ हैं जो 360 डिग्री सॉल्यूशंस, ब्रांड सॉल्यूशंस ऑफ़र कर रही हैं। सो मुझे एक बात बताइए कि आपको पर्सनल इंटरेस्ट जब आप शुरू में, क्योंकि एक वहाँ पे एक चमक दमक है एंटरटेनमेंट फील्ड में, और आपके जो साथी होंगे जो आपके साथ जुड़े हैं, अभी कितनी स्ट्रेंथ है आपके कंपनी की? सो वी हैव अ 17 पीपल टीम। वाह यार नेहा, मैंने आपको आई थिंक 2-3 लोगों के साथ ही काम करते हुए देखा है, जो शायद थोड़ी देर के लिए मेरी बेटी ने भी ज्वाइन किया था। यस, वो हमारी शुरुआत थी। वो शुरुआत थी, हाँ। तब उतने ही लोग थे ना मेरे ख्याल से। हाँ, उसके बाद से आपने यहाँ तक जोड़ा है। तो अभी अगर प्रतिशत के परसेंटेज के हिसाब से देखें तो क्या एंटरटेनमेंट की तरफ ज़्यादा है या सब एवरेज, सब मिक्स एंड मैच है? सारा मतलब एवरेज, ऑन एन एवरेज हम लोग का हर वर्टिकल अच्छा कर रहा है अभी। ओके। सो आई मीन आपका अगर एजुकेशन भी देखें तो हम लोग सिर्फ इंडिया में नहीं बाहर के देशों में भी काम कर रहे हैं। अच्छा। तो वो ये अक्रॉस सेक्टर्स है। Okay. तो अगर हम हेल्थ केयर में भी देखें तो बहुत सारे स्टार्टअप्स हैं, मिड लेवल ब्रांड्स हैं। तो हर वर्टिकल में हमारा कुछ ना कुछ काम चल रहा है। अच्छा क्लाइंटेल है। जी। हाउ डू यू, मतलब शुरुआत में जब आप एकदम अकेली थी यहाँ पर नए शहर में, एकदम आपने सोचा ये करना है, आपने चलिए जॉब भी करी, बट अप्रोच करने के तरीके और क्लाइंट को वहाँ तक ले आना कि वो आपको साइन कर ले, कितना डिफ़िकल्ट होता है? अगेन फॉर मी, मतलब मैंने वो डिफ़िकल्टी लेवल के हिसाब से कभी देखा ही नहीं है। आज की डेट में भी इफ़ यू आस्क मी, आई डोंट लुक एट इट फ्रॉम डिफ़िकल्टी लेवल। मेन हमारा ये होता है कि जब एक क्लाइंट ब्रीफ आती है तो आप उसको किस तरह से आप अपना प्रेजेंटेशन या प्रपोजल बना सकते हैं और कितना क्रिएटिव आप उसमें जा सकते हैं, क्योंकि ब्रांड भी जब देखता है तो वो यही देखता है कि आप कितना समझ पाए हैं उनको क्या चाहिए, और उसके हिसाब से फिर आपका उनकी डिसीजन मेकिंग भी। अभी तो आपके पास बहुत कुछ होगा दिखाने को कि हमने ये किया है, ये किया है, ये किया है, तो समझाना उतना मुश्किल नहीं होगा। बट जब बिल्कुल शुरुआत थी आपके लिए, और शायद उस समय उतना टेक्निकल, जैसे
AI टूल्स और ये सब नहीं थे, तब आप उसको कैसे करवाते थे, कैसे प्रेजेंट करती थी? क्योंकि ये बहुत सारे, मैं बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ हूँ, मुझे तो बिल्कुल नहीं इसके बारे में पता है। आज की डेट में चलो वी हैव अ टीम जो इस बारे में जानते हैं, तब उस पर्टिकुलर टाइम पे आपको कैसे करती थी आप? बहुत मैंने खुद देखा है, छोटी सी टीम थी, आप ज़्यादातर मीटिंग्स से बात करके कन्वर्ट करती थी ना मेरे ख्याल से। मीटिंग से मतलब जब लोगों से मिलती थी और उसके बाद ही कन्वर्ट होते थे ना आपके क्लाइंट्स ऐसे। सो बाय डिफ़ॉल्ट पैंडेमिक के बाद काफ़ी कुछ बदला है, पर उससे पहले तो आपका मीटिंग प्रेजेंटेशंस वो आपका एक सिस्टम ही रहता है। तो हम लोगों का शुरुआत में भी एक्चुअली मैं बोलूँगी मुझे नौकरी में जिन्होंने भी सिखाया बहुत अच्छा सिखाया। तो और हमसे बहुत PPTs बनवाई तो आपके काम आई। हाँ, बहुत रिसर्च करवाई। तो इसलिए जो हमारा फर्स्ट लेवल होता है प्रिपेयर करने का मीटिंग्स के लिए, तो उसमें कभी प्रॉब्लम नहीं आई। और समवेयर मुझे अपने काम को लेके ना कभी डाउट नहीं था। तो इसके लिए जब मीटिंग्स भी हम करते थे तो वो प्रेजेंट करने में या फिर उनको समझाने में हमारे दिमाग में क्या है, उसमें कभी प्रॉब्लम नहीं हुई। ओके, तो आपकी कंपनी में कभी ऐसा आया है जिसको बिल्कुल PR के बारे में नहीं पता है और एज एन इंटर्न उसने ज्वाइन किया हो, या आप उन्हीं लोगों को लेती हैं जिन्होंने पहले PR से रिलेटेड कुछ काम किया हुआ? तो हम लोग डेफिनेटली इंटर्न्स लेते हैं, और जो 2 से 3 महीने हमारे साथ इंटर्नशिप करते हैं। और इन बच्चों के साथ हमारा इंटेंट ये होता है कि ये एक्चुअली सारे सॉर्ट ऑफ एरियाज़ थोड़ा बहुत समझ पाएँ, जिससे कि मन बना पाएँ आगे क्या करना है। बहुत सारे ऐसे भी हैं कि जिन्होंने हमारे साथ शुरुआत की और अब आगे बढ़ गए हैं, मतलब कंपनी में ही अभी सीनियर डेजिग्नेशन में हैं। ओके, तो आप कैसी ट्रेनर हैं? एक्चुअली ये सवाल मेरी टीम के लिए बहुत सही होगा। वो आपको कैंडिड आंसर्स देंगे जिसमें आपके बहुत सारे प्रोमोज निकल जाएंगे। अरे वाह! बट आई थिंक ये पूरी हमारी कंपनी को अभी 10 साल हुए हैं। 10 years. तो वो 10 साल में मैं भी मतलब बहुत कुछ सीखी हूँ। सो शुरुआत में आप इन टर्म्स ऑफ थोड़ा कंट्रोल चाहते हो, थोड़ा अग्रेसिव होते हो, धीरे धीरे आप किस तरह से संभालना है, सारे साइड्स समझते हो। क्योंकि जब आप एक हो इंडिविजुअली, आप काफ़ी एस्पेक्ट्स, अब क्या होता है ना, बिजनेस तो ये होता है कि मन बनाया बिजनेस करना है। हाँ। तो लोग आपको बैठ के ये बताएंगे कि करो या नहीं करो या क्या अच्छा है, कोई उसका प्रोसेस नहीं बताएगा। हाँ, अब शायद बताए, बट एटलीस्ट मेरे साथ तब कोई नहीं था बैठ के बताने के लिए कि बेटा आपको फाइनेंस भी खुद करना है, आपको नया बिजनेस भी खुद लाना है, आपके पास जो बिजनेस है उसका रोज़ काम भी आप ही को ही देखना है, टीम भी आपको ही देखनी है, हायरिंग भी आप ही को ही करनी है, फायरिंग भी। हाँ, फायरिंग भी। तो सब कुछ आपको ही करना है। तो आप उसमें ना खो जाते हो शुरू में, और धीरे धीरे आपको समझ आता है कि कैसे, कहाँ का प्रेशर कहाँ नहीं जाना चाहिए। तो वो मेरी एक जर्नी रही है, इस जर्नी में सीखा धीरे धीरे। करेक्ट। तो हमने इस तरह से अब ये सेट किया है कि एटलीस्ट जो भी है, इवन एट द लोएस्ट लेवल, वो काम करते करते बहुत कुछ सीखे पर मज़े भी करे। ग्रेट, नाइस। तो अभी आपने जो ये PR कंपनी स्टार्ट करी, उसके साथ साथ मुझे ऐसा लगता है आपने बीच में कुछ कास्टिंग से रिलेटेड भी कुछ काम किया था। तो कास्टिंग से रिलेटेड नहीं था, दैट वाज माय फ्रेंड्स कंपनी। अच्छा। जहाँ पे उनको थोड़े टाइम के लिए दे नीडेड समबडी टू ओवरसी। ओके। तो अपने काम के साथ साथ थोड़ा मैंने टाइम उधर दिया था। हाँ, तो नाउ यू आर नॉट डूइंग एज नहीं, वो थोड़े टाइम के लिए दे नीडेड बिकॉज उनके फैमिली में समवन वाज रियली इल। ओके, तो व्हाट डू यू थिंक, मैंने अभी आपकी कुछ CSR फिल्म्स वगैरह देखी हैं, आप यू आर इनटू नाउ मेकिंग आल्सो प्रोडक्शन कंपनी सोच रहे हो आप अपनी बनाने की? सो हमारा जो ब्रांडिंग वर्टिकल है, वो ब्रांडिंग वर्टिकल में बाय डिफ़ॉल्ट हम लोग फॉर एग्जांपल आपके जो स्टार्टअप ब्रांड्स हैं, उनको
उनके क्या ब्रांड कलर्स होंगे, कैसा लोगो दिखेगा, क्या मार्केटिंग कोलैटरल्स होंगे, वहाँ से ये जर्नी शुरू होती है। टू नोन ब्रांड्स, उनकी कैंपेन आ रहा है तो कहानी क्या होगी, विजुअल्स कैसे दिखेंगे, तो ये सारा काम हम उस वर्टिकल में करते हैं, जिसमें फिल्म्स एक बहुत इम्पॉर्टेंट वर्टिकल है। तो आपने कभी ऐसी कोई नोन फिल्म है जिसके लिए आपने PR किया हो? नोन फिल्म नहीं, या और कुछ जैसे OTT से रिलेटेड या कुछ, पर आर्टिस्ट होंगे आपके उनसे रिलेटेड? हाँ जी आर्टिस्ट उनसे रिलेटेड हो तो वो अपना नाम नहीं बताते हैं जब आप उनके लिए काम करते हो, तो आपका नाम लेते हैं कहीं या क्रेडिट देते हैं? तो काफ़ी तो देते हैं, इनफैक्ट इवन ब्रांड्स व्हेन वी वर्क विद तो काफ़ी तो क्रेडिट देते हैं, दैट्स नेवर अ प्रॉब्लम। पर ये तो नहीं लगता ना कि हमने इनके लिए काम किया और हमारा नाम नहीं है, ऐसा होता है क्या? तो ऑनेस्टली फ़र्क ही नहीं पड़ता है। अच्छा, पहले ऐसा लगता था कि हमने इतनी मेहनत की और हमारा नाम एक नहीं जगह है। नाम तो ले लो। अब ऐसा है कि आपको पता है, आप जब काम कर रहे हो तो आपने अपना 200% दे दिया, यू डन योर बेस्ट एंड यू मूव ऑन टू योर नेक्स्ट। सो दैट इज़ माई अप्रोच पर्सनली। Do they sometimes give you tough time for payments and all? So again, that's a part of how do you say, any business for that matter. Yeah. So हाँ, कभी कभी आपकी पेमेंट्स बहुत जल्दी आ जाती हैं। कुछ बहुत अच्छे क्लाइंट्स हैं जो टाइम से पहले भी करते हैं, कुछ कहीं पे डिलेज होते हैं। सो दैट्स अ पार्ट एंड मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि अभी मैंने रिसेंटली आप जैसे एक किसी से बात करी थी, PR से रिलेटेड थे, मार्केटिंग भी देखते थे, तो उन्होंने ये बोला कि वो पहले देखते हैं 2-3 महीने, अगर उनको ज़रा सा भी वो पेशेंस नहीं रखते अपने ब्रांड को बिल्ड होने में, और सडनली फिर क्वेश्चन करने लगते हैं कि ये तो इतने ही % हुआ, ये तो उतने ही % हुआ। हैव यू हैंडल्ड ऑल दीज इस टाइप के कुछ क्लाइंटेज? सो कुछ ऐसे हैं और वो आपको रेड फ्लैग्स ना शुरू में ही दिख जाते हैं जब आपकी पहली 2-3 मीटिंग्स होती हैं। मीटिंग्स भी क्या, आप मतलब वीडियो कॉल्स कर लो या एक मीटिंग कर लो, तो वो आपको वहाँ पे समझ आने लगता है। तो हम लोग अब एक क्लाइंट को ऑनबोर्ड करने से पहले भी मेरी टीम की एक पूरी स्क्रूटनी रहती है। अच्छा। तो अगर जब हमें समझ आता है कि वेयर इन इट फॉर गुड, तो वो आपका या तो हमारा रहेगा कि एक टाइम के लिए हम जुड़ेंगे और उसमें हम सेट करते हैं हमारे क्या रिजल्ट्स वगैरह हमारे रहेंगे, गोल्स रहेंगे, और उस पे फिर हम पहले काम करते हैं। उसके बाद हम लॉन्ग टर्म जर्नी की बात करते हैं। तो उससे क्या होता है कि ये जो सिचुएशंस हैं ये हमारे साथ आई हैं, ऐसा नहीं है नहीं आई हैं, कभी आई हैं, बट अब बहुत कम हो गई हैं बिकॉज ये पहले ही फिल्टर आउट हो जाता है। तो आप भी मना कर देती हैं अगर आपको लगता है कि नहीं बहुत ज़्यादा ख़तरा आगे हो सकता है? करना ही पड़ता है। अगर आपका फॉर एग्जांपल क्लाइंट बोलता है कि बजट कम है पर मुझे बहुत सारा माइलेज चाहिए, तो वो आपका पहला रेड फ्लैग है। तो क्योंकि आप मतलब अगर आपको पैन इंडिया में कुछ इम्पैक्ट चाहिए तो आपका ऑफ कोर्स यू नीड सर्टेन बजट टू वर्क अराउंड। फिर आपका टाइमिंग का अगर है कि कल ही हमें सारा काम करना है, तो वो आपका सेकंड रेड फ्लैग है। क्योंकि जिनको भी अर्जेंसी, जिनको भी अच्छे से बनाना होगा एक ब्रांड, तो वो प्री प्लान करके चलेंगे। हाँ, तो उनके लिए मैं लास्ट रिजॉर्ट नहीं होंगी। और अगर ऐसा है तो समझदारी से आप बात करके समझा सकते हो कि ये एक हफ्ता आपको क्यों चाहिए। तो इस तरह की मतलब सिचुएशंस जो रहती हैं उधर आप काफ़ी कुछ हैंडल कर पाते हो। ओके। तो आपके हिसाब से मान लीजिए एक रेस्टोरेंट है और वो आपको अप्रोच करता है अच्छे लेवल तक पहुंचने के लिए, उसको चेन ऑफ रेस्टोरेंट्स खोलने हैं, आपको क्या लगता है कि एज अ PR कंपनी उन्हें कितना वक्त देना चाहिए अपनी ब्रांड बिल्डिंग के लिए? कितने पेशेंट होने चाहिए उन्हें? सो नॉर्मली फॉर ऑल द ब्रांड्स, okay, even for actors, any brand that is starting off, even for actors for that matter, आपको मिनिमम 1 साल तो अपनी जर्नी में लगाना पड़ेगा। वो आपके बहुत कुछ अच्छे केसेस होते हैं जहाँ पे 2-3 महीने में आप क्लिक कर ऊपर चले गए, बहुत अच्छा है। बट अदरवाइज आपको सूझबूझ के साथ 12 महीने कम से कम देने हैं। और उसमें आपको कोई एजेंसी मैजिक वॉन्ड नहीं चलाती है, आपको टाइम भी देना पड़ेगा।
आपको फॉर एग्जांपल अगर ब्रांड के जो ओनर हैं या स्पोक्स पर्सन हैं उनको भी टाइम निकालना, बीच में आना पड़ेगा। आना मतलब अगर आपके इंटरव्यूज़ वगैरह हैं टाइम देना पड़ेगा आपको, दूसरे का टाइम का रिस्पेक्ट करना पड़ेगा। आपके जैसे जर्नलिस्ट हैं हमारे फर्स्ट लेवल ऑफ कांटेक्ट जो होते हैं, तो उनकी क्या डेट्स हैं, उनके क्या टाइम है, हम स्किप तो नहीं कर रहे हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको फर्स्ट ईयर में ध्यान में रखनी है। तो जैसे भी जिस भी कंपनी के लिए, तो ये जो प्रिंट मीडिया में इंटरव्यूज़ करवाना या डिजिटल में, ये सब भी आप लोग लुक आफ्टर करते हो। और उसमें एक चीज़ और शामिल हो जाती है जिसमें पीआर्स का बहुत नाम आता है कि कोई भी चीज़, कोई स्पेशली एंटरटेनमेंट वर्ल्ड में जब कुछ ऐसा धमाल होता है, अरे तो पीआर का काम होगा, या जब उनके लिए कोई ऐसी कोई अफवाह उड़ जाती है, ये तो पीआर ने ज़बरदस्ती करवाया होगा, व्हाट इज़ दैट, वो थोड़ा मसाला बताइए क्या होता है? मतलब जब आप इस तरह से सुनते हैं कि पीआर का काम होगा जहाँ पे ये है, तो डेफिनेटली कोई गॉसिप है, अच्छा। या कोई कंट्रोवर्सी है, या न्यूज़ इस तरह से दी गई है कि आपको लगे क्या हुआ था। करेक्ट। तो वो कोई तो है ना जो न्यूज़ दे रहा है, तो वो वहाँ से आता है पीआर का काम होगा, क्योंकि मीडिया तक कौन पहुँचाएगा, ऑफ कोर्स। तो वो पीआर टीम को वहाँ क्रेडिट मिलता है, एंड राइटफुली सो, बिकॉज बहुत मेहनत लगती है इस सब काम में भी। तो बट अब वही ना कि कहीं ना कहीं से कुछ तो सोर्स होता होगा ना जो आप तक पहुँचता होगा, डेफिनेटली। या एब्सोल्युटली। एंड आई थिंक जो भी ये करते भी हैं इन टर्म्स ऑफ, हम लोग भी करते हैं, तो बहुत कॉन्शियसली आप ये काम करते हो कि किस तरह से न्यूज़ जा रही है, किस तरह से आगे बढ़ेगी, या क्या बोला जाएगा। तो वो काफ़ी प्लानिंग होती है जो आम जनता तक नहीं पहुंचती है। हाँ, बिल्कुल सही बात है। वो वही चीज़ तो है कि एक शख्सियत को शख्सियत बनाने में अब इस तरीके के काम होने लगे हैं कि हाँ भाई, कैसे उनकी छवि सही रहे। और क्या कभी कभी खुद भी अपनी छवि थोड़ी देर के लिए से बिगाड़ देते हैं ताकि न्यूज़ में आ जाए, ऐसा होता है? वो भी इसका ही पार्ट है। तो आप मतलब जैसे बोला जाता है कि नो पीआर इज़ बैड पीआर। सो चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, तो हाँ काफ़ी हम लोगों ने आज तक नहीं किया है। दैट्स समथिंग आई स्टेड अवे फ्रॉम, एंड प्राइमरीली इंटेंट के चक्कर में, बट अदरवाइज आई थिंक हुएवर डज इट दे हैव देयर ओन रीजंस। ओके, ग्रेट। आपके यहाँ कितनी लेडीज़ काम करती हैं, मतलब रेशियो बराबर है? और क्योंकि एक लेडी का ये होता है ना कि मर्द को पता है मुझे बाहर निकल के काम करना है, उसको बेचारे का उसके साथ ये है कि उसको काम करना है। लेडीज़ भी अब बिल्कुल वर्किंग हैं, घर भी संभाल रही हैं। आज की जो जनता है, आज की जो लड़कियां हैं, हाउ आर दे हैंडलिंग द कॉर्पोरेट वर्ल्ड? कैसे संभाल रही हैं वो? क्योंकि मैं तो अपनी बेटी को देखती हूँ, वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहती है। सच में वो प्रेशर नहीं ले पा रही है या प्रेशर है एक्चुअली? सो दो पार्ट्स है। फर्स्ट पार्ट, हमारे ऑफिस में बहुत सारी लड़कियां हैं, एंड आई लव वर्किंग विद विमेन, मेन टू, बट आई जस्ट फील विमेन बाय डिफॉल्ट मल्टीटास्किंग बहुत अच्छा कर लेती हैं। तो एज कैपेबिलिटी वाइज वगैरह देखा जाए तो या दे आर गिफ्टेड। अदरवाइज ओवरऑल आपका अगर हम स्ट्रेस लेवल्स की बात करें तो आई थिंक जो आज की जनरेशन है बाय डिफ़ॉल्ट, ये लोग एक तो डिजिटल वर्ल्ड में हैं, और हम अगर अपने बचपन में जाएं तो हमारा बचपन या ग्रोइंग अप बहुत अलग था, खेलना कूदना बाहर बहुत कुछ था, तो माइंड को ब्रेक मिलता था। बिल्कुल। पर अब जनरेशन जो सारी फ़ोन पे है, उनका सब कुछ डिजिटल मीडिया पे है। मतलब वो काम भी लैपटॉप पे कर रही हैं और उसके बाद एंटरटेनमेंट भी उनका स्क्रीन के सामने है। करेक्ट। और वैलिडेशन भी सोशल मीडिया से है। मेरी पोस्ट को कितने लाइक आए, शायद आपको मेरे को इतना फर्क नहीं पड़ेगा कि हमारे 10 दोस्तों के अलावा किसी ने लाइक नहीं किया, कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे अच्छी लगी मेरी फोटो। बट ये जनरेशन के लिए बहुत मायने रखता है। तो उनके जो स्ट्रेस लेवल्स या स्ट्रेस एक्टिंग पॉइंट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं। तो इसलिए काम में अगर आप देखेंगे तो दे आर वेरी स्मार्ट, वेरी स्मार्ट। आई थिंक प्रॉब्लम सॉल्विंग जो हम लोग एक सीधी लाइन में जाके करेंगे, वो शॉर्टकट्स निकालेंगे और आपको फटाफट बता देंगे कैसे क्या हो सकता है। वेरी शार्प, वेरी क्रिएटिव।
इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेस बैलेंसिंग आई थिंक बहुत इम्पॉर्टेंट है इनके लिए भी एक डिजिटल डिटॉक्स करने का। तो शायद अगर रोज़ वो अपना आधा घंटा 1 घंटा बाय चॉइस फ़ोन नहीं देखें, लैपटॉप नहीं देखें या टीवी से, तो उनको ऑटोमेटिकली दे विल स्टार्ट फीलिंग मच बेटर। और वर्कआउट्स वगैरह बहुत इम्पॉर्टेंट है। अनफॉर्चुनेटली जो वो लोग मोटिवेशनल स्पीच भी देखती हैं वो भी डिजिटल प्लेटफॉर्म पे ही देखती हैं। सब कुछ वहीं हो रहा है, आपका वर्कआउट भी आप वीडियोस में ही देख रहे हो। दे वोंट रीड कि कोई किसी की ऑटोबायोग्राफी आप बुक से पढ़ें, या आप शांति से कॉर्नर में बैठ के मेडिटेशन, या आप एक अच्छा म्यूज़िक सुन लीजिए। उस लेवल तक की पेशेंस, क्योंकि 30 सेकंड की इनकी चीज़ें हो गई, इनको फटाफट आगे बढ़ाना है। मैं देखती हूँ लड़कियों को, चाहे वो कहीं हमें ट्रैवल कर रही हूँ, उनकी उंगली ऐसे ही घूमती रहती है। तो आप अपने यहाँ माहौल में क्या उनको सिखाती हैं, यंग गर्ल्स को कैसे बताती हैं, मानते हैं वो लोग? सो हम लोग ना हर वीकेंड या एवरी सेकेंड वीकेंड ट्राई करते हैं दैट वी गेट पीपल फ्रॉम आउटसाइड, जो या फिर हम लोग ऑनलाइन वर्कशॉप्स करते हैं जहाँ पे एवरी वर्कशॉप इज़ ऑन डिफरेंट टॉपिक्स। तो वो वहाँ पे एक प्लेटफॉर्म मिलता है जहाँ पे दे कैन एड्रेस इवन इफ दे फील प्रेशर वर्क वाइज, कैसे हैंडल करना है, क्या है। तो वो एक हमने प्रोसेस बनाया है इनको अपने आप समझने के लिए। जैसे पिछली हमारी जो वर्कशॉप थी जिन्होंने ली थी, तो उन्होंने छोटी छोटी चीज़ें बताई जो मेरे लिए भी सीखने के लिए बहुत इंटरेस्टिंग थी। हम लोग टेबल पे बैठे रहते हैं, तो ऐसा है कि कोई अपना बॉटल पानी का भर के ले आएगा, तो उन्होंने बताया कि आप अगर उतना भी काम खुद कर रहे हो तो आपकी बॉडी को एक वर्कआउट मिल रहा है, क्योंकि आप 8 घंटा एक जगह पे बैठे रहते हो। हाँ। तो छोटी छोटी चीज़ें जो आप नहीं रियलाइज़ करते, तो वो इन वर्कशॉप्स के जरिए हो जाता है। करेक्ट। और दूसरा पार्ट जब हमारे ऑफिस का है, तो काम को लेके आई हैव केप्ट अ वेरी ओपन एनवायरनमेंट, सो वेयर एनीबडी फील्स वेरी फ्री टू कम एंड शेयर। सो उसमें अगर किसी को लगता है कि आई फील आई एम ओवरवर्क्ड या मेरे से नहीं हो पा रहा है, तो then we sit, if either the team leaders they handle it or we try to solve the problem। तो हम लोग प्रॉब्लम को बड़ा नहीं बनाते, हम उसमें सोल्यूशन ढूंढ के। How are you as boss, like सुन के कभी ये ह्यूमन टेंडेंसी है, कभी किसी ने बहुत सच बात कह दी हो आपसे जो हो रही है ऑफिस में, डू यू टेक इट एज अ पॉजिटिव नोट, और ईगो कहीं अड़ता तो नहीं है, बिकॉज यूजुअली बॉसेस में आ जाता है? सो अगर ऑफिस में कुछ ऑफिस रिलेटेड बात है जो हमें अच्छे की तरफ लेके जाएगी, या एज अ फीडबैक दैट वी शुड हैव, तो वो हमारी बाय डिफ़ॉल्ट जब वीकली मीटिंग्स होती हैं तो हम वहाँ पे भी एक ओपन फोरम रखते हैं। तो वो हमारा एक सेगमेंट ऐसा ही होता है कि ऑफिस प्रॉब्लम्स। तो उसमें जिसकी जो इश्यूज हैं दे कैन टॉक अबाउट। बोल देते हैं वो लोग सब? बोल देते हैं। और अगर नहीं भी होता, एंड इफ समबडी कम्स एंड पर्सनली टेल्स मी, सो मेरा हमेशा ये अप्रोच रहा है कि इसको सॉल्व कैसे करें। तो आई लुक एट द सोल्यूशन विच इज़ मच बिगर देन द प्रॉब्लम दैट्स बीन प्रेजेंटेड। तो उसमें इमोशंस नहीं आते, बहुत रैशनल अप्रोच रहती है, क्योंकि ये प्रॉब्लम है, इसको हमें सॉल्व करना है और आगे बढ़ना है। एंड नेहा, आप शादीशुदा भी हैं, आपकी कितने साल पहले शादी हुई? 5 साल हो गए नेहा। माय गॉड। सो कैसे हैंडल करते हो घर और बिजनेस को? सो शादी के बाद भी आई मीन, और इवन व्हेन आई वाज गेटिंग मैरिड, तो बहुत क्लियर था दैट वर्क विल ऑलवेज बी देयर। तो उस हिसाब से वो भी इसी फील्ड में है? फॉर्चुनेटली हाँ, ही इज़ इन अ सिमिलर फील्ड। सो फॉर्चुनेटली हस्बैंड भी मुझे ऐसे मिले जो बहुत सपोर्टिव हैं, और जहाँ पे हम लोगों का ऐसे हस्बैंड हैज़ टू डू दिस एंड वाइफ हैज़ टू डू दिस सिलसिला नहीं, वो नहीं रखा है। तो इसलिए 5 साल भी किधर निकले पता नहीं चला। आई थिंक वीव बिकम बेस्ट फ्रेंड्स, you know, we root for each other when we succeed, and very silently he's been an accelerator in my growth also, because आपको जब subconsciously पता है कि मैं risk ले रही हूँ and somebody is there to say it's okay, keep taking, कर लो you know, there's no problem, so that matters a lot.
So you have started cooking or not? Yeah. I have. I think I realized cooking is a big stress buster. तो जब भी मुझे टाइम मिलता है मैं थोड़ा कुछ नया बना लेती हूँ. और आप लोग भी अपने लिए वक्त निकालते हो घूमने फिरने के लिए, टाइम टू टाइम गैप लेते हो काम के लिए? तो मैं 2 चीज़ों के लिए हमेशा टाइम निकालती हूँ और पिछले 2 साल से आई हैड मेड अ प्रॉमिस टू माई सेल्फ दैट आई वुड. तो पहला है मेरी पढ़ाई. तो अब भी ऐसा है कि और क्या मैं नया पढ़ सकती हूँ, सीख सकती हूँ, किस यूनिवर्सिटी में जाना है, कहाँ करना है. आप बीच में किसी बाहर गई थी शायद किसी के लिए? कहाँ गई थी आप? मैं स्टैनफोर्ड गई थी. और क्या पढ़ाई नहीं करके आई? मैंने वहाँ पे कोर्स किया ऑन इन्फ्लुएंस एंड नेगोशिएशन स्ट्रैटेजीज. ये आपने शायद मुझसे शेयर किया था कि ना कहना भी कहाँ आना चाहिए. करेक्ट. Exactly. Yeah, so, जो मैंने अपनी लाइफ में बहुत बाद में सीखा. यू नो मी ना, मेरे ख्याल से मैं उस दौर में इनसे मिली थी नेहा से जब मैं बहुत ही डिप्रेशन के जोन से जा रही थी, और इसलिए मुझ में वो जद्दोजहद थी कि मुझे कुछ अपना करना भी है और काम करना है. और उस समय मेरे ख्याल से मोस्ट ऑफ द टाइम मुझे रोते हुए देखा रहा होगा. एंड उसी से मुझे याद आया कि हम दोनों ही थोड़े स्पिरिचुअली इंक्लाइंड भी थे, इसलिए हमारी जमी भी थी. तो वो भी ज़िंदगी में अभी बरकरार है, वो रास्ता भी. हाउ डू यू? सो प्रतिभा, आई फर्स्टली गिव यू फुल पॉइंट्स बिकॉज मुझे अब आपने बताया कि आप ऐसे डिप्रेशन फेज में जा रहे थे, बट जो मुझे याद है आप हमेशा हंसते रहते थे, वेरी पॉजिटिव, वेरी वेलकमिंग. एंड आई थिंक यू वर वन ऑफ द फ्यू क्लाइंट्स जो सेड बताओ क्या करना है. तो वो एक बहुत बड़ी बात है. एंड आई थिंक हम जब नीचे जाते हैं लाइफ में तो ये एक approach sort of works so well, not just for yourself and for others also. So congratulations. Thank you. I think Thank you very so very much. Inspiring. Spiritually हाँ अभी भी I mean it's the same only. आपका जो meditation रहता है या अपने लिए आप थोड़ा टाइम निकालते हैं, that is still there. आप कैसे अपने हेल्थ केयर पे ध्यान देते हो? डू यू योगा और एक्सरसाइज या जिम? क्या? योगा. ओके. आई ट्राई टू डू एटलीस्ट 5 to 6 days a week. ओके. और थोड़ा बहुत स्विमिंग जब टाइम मौका मिले. और मेडिटेशन तो आपका जिंदगी का पार्ट है, वो शायद यू डोंट मिस दैट एट ऑल. नो, आई ट्राई नॉट टू. इनफैक्ट कभी कभी ऐसा होता है कि दिन बहुत हेक्टिक जा रहा है एंड यू नीड 5 minutes ब्रीदर, तो तब भी मैं अपने फ़ोन में वो 5 minute गाइडेड मेडिटेशन लगा. व्हाट टाइम डू यू स्टार्ट योर डे? इन द मॉर्निंग बाय 9:30. ओके, ग्रेट. ठीक है, मतलब फॉर द वर्किंग पर्पस, और उठते कब हो? या वर्किंग पर्पस. उठना आपका 7-7:30 ऑल्सो डिपेंड्स. एक दिन पहले आपने सब प्लान आउट कर लिया है, पैकअप किया है. हाँ, वो सारी चीज़ें. बट यू आर ब्लेस्ड, यू एनर्जी सेंसिटिव हो, वो मुझे पता है. एंड आई एम सो हैप्पी आपको आज इस मुकाम पे देखकर. आज से 5 साल बाद नेहा, क्या सोचा अपने लिए? वाओ. आज से 5 साल बाद मेरा बहुत क्लियर विजन है. हम लोग आज की डेट में 3 कंट्रीज़ में अपना फुटप्रिंट जमाने के लिए काम कर रहे हैं. तो वहाँ पे बहुत सक्सेसफुल फुटप्रिंट हो और उसके अलावा हम और कहाँ ग्रो कर पाएँ. तो मुझे अपनी कंपनी को एक थोड़ा वर्ल्ड लेवल पे लेके जाना है. और मैंने उसके लिए 3 साल दिया है, तो 5 साल आई थिंक बाय डिफ़ॉल्ट होना चाहिए. ग्रेट. उसके अलावा कुछ और मन है आपको कि इसी को आपको आगे बढ़ाना है, बस ये कंपनी इसी से रिलेटेड काम करेगी? कुछ और है मन में? या चलो पहले ये सवाल का जवाब दो, फिर उसके बाद ये बताओ कि कब ऐसा लगेगा कि नेहा बोलेगी कि अब नहीं यार? अभी ऐसा सोचा है कभी? बहुत बार सोचा है और मेरे से बहुत बार पूछा भी गया है. बट आई थिंक मुझे काम में बहुत खुशी मिलती है. बिल्कुल. तो और मेरा एक बोलते हैं ना, जैसे पूरा लाइफ का जो सपोर्ट है वो मेरे काम से होता है. तो मुझे नहीं लगता मैं कभी काम करना बंद करूँगी. बट हाँ, जब आगे और बढ़ूँगी तो अपने
काम के अलावा और कहाँ कहाँ मैं जैसे कुछ चीज़ें हैं मेरे मन में, एक है स्ट्रे डॉग्स के लिए क्या कर सकते हैं, तो या बाकी एनिमल्स के लिए क्या कर सकते हैं। यू हैव किड्स, हमारी तरफ आपके पास भी है ना? करेक्ट करेक्ट। तो मेरे पास जो घर में है वो तो 3 ही हैं। हाँ, बट जब वो 3 हो गए हैं? हाँ, अब 3 हो गए। 2 तक का तो मुझे पता था, वो 3 हो गए हैं। ऑल शिट्जूस? All chihuahuas. All chihuahuas. You like chihuahuas? Yeah. Okay. तो sweet. ये तो घर पे है, पर जब मैं बाहर जाती हूँ या घर के बाहर भी जो स्ट्रीट डॉग्स हैं, देयर इन सच बैड कंडीशन, तो मन तो ऐसा करता है सबको घर ले आओ, पर आप नहीं ला सकते। नहीं, वो प्रैक्टिकल भी नहीं तो है। मेरा एक वो एम है कि इनके लिए क्या हम कर पाएँ, और ऐसा नहीं है कि बॉम्बे में ही करें, बट बाहर हो सकता है देहरादून में करें, बट समथिंग दैट आई डू फॉर एनिमल्स। और उसके अलावा बच्चों की पढ़ाई को लेके और क्या कर सकते हैं, तो आई मीन जेंडर एग्नोस्टिक, बट बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो अपनी आर्थिक स्थिति के कारण उनको रोकनी पड़ती है या स्कूल्स बदलने पड़ते हैं, तो वो एक मेरा ऐसा एरिया है जहाँ पे मैं चाहूँगी कि इवेंचुअली किसी बच्चे को ऐसा ना करना पड़े, या किसी पेरेंट को अपने बच्चे के साथ फॉर वॉट एवर रीज़न वो नहीं करना पड़े, बिकॉज पढ़ाई एक ऐसा है कि एटलीस्ट 12 तक तो सबका अधिकार या हक है, उसके बाद फिर बच्चा जो अपना रास्ता चुने वो चुन सकता है। बिल्कुल। बहुत सारी बातें कर ली, बहुत मज़ा आ गया, बट मैं हमेशा सबसे बोलती हूँ क्योंकि मैं बहुत यंग जनरेशन के लिए चिंतित हूँ, क्योंकि काम वो लोग कर रहे हैं, अपना जुगाड़ कर लेते हैं, चाहे वो अंडर प्रिविलेज्ड हों या जो भी हो, रोटी तो सभी को खानी है। मगर आज की जनता जिस तरीके की मुकाम पे है, फ्रस्ट्रेशन के मुकाम पे है, आप उनके लिए क्या कहना चाहोगे? कैसे वो ज़िंदगी को बैलेंस करें कि यार चाहे वो शादी करें या नहीं करें, या प्यार करें या नहीं करें, पर ज़िंदगी ना ख़त्म करें, अपनी बर्बाद ना करें। इनफैक्ट मैं 2 तरह से बोलूँगी, 2 तरीके से होता है। आप अगर नशे में पड़ जाओ तब भी वो एक तरीके की आदत है, और जब आप क्या करते हो तब भी वो एक तरीके का अपने जीवन को ख़त्म करना। तो व्हाट विल यू से अबाउट दैट फॉर यंग क्राउड? Sure. I think जो हमारी यंग जनरेशन है, आप लोगों को सबको बहुत अचीव करना है, आपके बहुत बड़े बड़े सपने हैं, तो वो बहुत बहुत अच्छी बात है। इसमें एक छोटी छोटी जो चीज़ें हैं वो है आपकी दिनचर्या में छोटे छोटे मोमेंट्स खुशी के, तो वो आप एक्सपीरियंस कीजिए, एंजॉय कीजिए। जो लोग आपकी लाइफ में हैं उनको अप्रिशिएट कीजिए, रिस्पेक्ट कीजिए, और थोड़ा कॉन्शियस होके अगर आप जिएंगे तो आपको रियलाइज़ होगा कि आपकी लाइफ कितनी इम्पॉर्टेंट है, और जिस आप डेस्टिनेशन के लिए फ़ाइट कर रहे हैं उस डेस्टिनेशन तक तो आप पहुंचेंगे, पर आप अपनी जर्नी को रियली इन्जॉय कर पाएंगे। और उस जर्नी में आपके साथ ऐसे धीरे धीरे करके बहुत सारे ऐसे लोग जुड़ेंगे जिनके साथ आपको मज़ा भी आएगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और जैसे बोलते हैं ना, लाइफ कभी सीधी नहीं चलती है, ऊपर नीचे सब चलता रहता है, तो जब आपके साथ सही लोग हों तो ऊपर नीचे का ज़्यादा एहसास नहीं होता है, निकल जाता है। थैंक यू सो मच नेहा, मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और काफ़ी देर हमने वक्त बिताया, इतनी तो हम उस समय बात नहीं कर पाते थे, बहुत पहले हम इस तरह से बैठा करते थे। बहुत अच्छा लगा नेहा आपसे बात करके। बहुत सारी लड़कियां जो यंग गर्ल्स हैं वो मोटिवेट होंगी, और मेरा ये कहने का है कि आपके ड्रीम्स जो भी हैं, जैसे इन्होंने बताया कि सपने हैं, सपने ज़रूर ज़िंदा रखिए, मगर उसके लिए फ्रस्ट्रेटेड होके इतने भी जुनूनी मत बन जाइए कि आप अपनी ज़िंदगी को ही गलत रास्ते पे मोड़ दें। आप उन लोगों से ज़रूर मिलते रहिए जो आपको सही गाइडेंस दें, और अब तो सोशल मीडिया है, पूछ सकते हैं, बात कर सकते हैं, पर सही जगह से। ये नहीं कि आप पीयर प्रेशर में आ जाएं कि ये कर रहे हैं तो हमको करना ज़रूरी है। तो इसी नोट पे नेहा, विद अ बिग थैंक यू आपको, बहुत सारा धन्यवाद। भगवान करे आप बहुत ज़्यादा तरक्की करो, ऐसे ही बने रहो, ऐसे ही सौम्य रहो, ऐसे ही मुस्कुराते रहो, इतनी ही सॉफ्ट उसमें रहो। बॉस तो तुम कड़क हो, मुझे पता है। बट थैंक यू प्रतिभा फॉर हैविंग मी हियर, और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। एंड आई थिंक हमारी इस बातचीत से अगर
कोई भी एक इंडिविजुअल, हाँ, थोड़ा सा भी फर्क पड़ जाए तो आई थिंक दैट एज एन इनिशिएटिव दैट यू स्टार्टेड, इट्स ब्रिलियंट। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, अगर आपको भी एपिसोड पसंद आया, किसी को भी आपको लगता है कि ये फॉरवर्ड करने की ज़रूरत है, शेयर कीजिए उनके साथ, हमें लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपसे फिर मिलेंगे एक नई शख्सियत के साथ इन्हीं लम्हों से गुजर के अगले एपिसोड में। नमस्कार। इन्हीं लम्हों से गुजर के